हाँ, तो आओ बच्चों, क्लास 9th के बच्चों, ये आपके हिस्ट्री का चैप्टर है। और चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 3 है या 4 है? ये 3 है। 3 में हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, यानी कि नाजीवाद, हिंदी में कहते हैं नाजीवाद, और हिटलर का उदय। तो इस चैप्टर को हम कभी भी एक पार्ट में तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते, मिनिमम इसमें 3 पार्ट तो लगेगा ही। तो सबसे पहला पार्ट को आज पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके क्लास इस चैप्टर में जो है वो कई सारे वो होते हैं, लेसन होते हैं, पहला, दूसरा, और कितने लेसन हैं आपके इसमें वो आप देख लो। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको टोटल लेसन 4 है, तो हम 2 या 1.5 करके पढ़ाएंगे और तब जाकर के ये आपको 3 पार्ट में पूरा होगा। ठीक है। हिटलर, थोड़ी सी बता दें कि अगर इस वक्त हिटलर के लिए वोटिंग किया जाए कि हिटलर को पसंद करने वाले कितने लोग हैं और हिटलर को नापसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो आप लोग जानते हो अभी भी 60-40 पे जाएगा। 60% हिटलर को पसंद करने वाले लोग मिल जाएंगे आपको और 40% नफरत करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग हिटलर से नफरत करोगे या उसकी प्रशंसक बनोगे, इसके लिए पहले आप हिटलर की सारी बातों को पहले जान लो, फिर इसकी प्रशंसक बनना। अब हिटलर ने अर्थव्यवस्था को बहुत ही तेजी से गति प्रदान कर दिया और खाक छानती जर्मनी को इतनी ऊंचाइयों तक ले आया कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध भी करा दिया। समझ गए? तो द्वितीय विश्व युद्ध जब ये करा सकता है तो ऐसे में आपको जो है वो इसी चीज को देखना जरूरी है कि फिर इसमें क्या था ऐसी बात। बीच में आप पढ़ोगे कि जर्मनी में 9 करोड़ 88 लाख रुपए में 9 करोड़ 88 लाख रुपए में 1 किलो चावल मिल रहा था। मतलब कि 9 करोड़ 88 लाख रुपीज 9 करोड़ 88 लाख मार्क $1 बन गया था। आज आप लोग जानते हो ना, रुपए और डॉलर की उतार चढ़ाव चलता रहता है। अभी आपका $1 85 रुपीज है अभी, और उस टाइम $1 जर्मनी का 9 करोड़ 88 लाख पहुंच गया था। और ये बात कब की है? 1928 1922 सब में ये हालात थे जर्मनी के। 3 दिन में भी शायद एक टुकड़ा रोटी लोगों को नसीब नहीं होता था। और ये सब कुछ जो जर्मनी का हाल हुआ था वो वर्साई की संधि के कारण। तो हम वर्साई की संधि को भी पढ़ेंगे। वैसे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो जो है वर्साई की संधि हम बना देंगे, या इसी में काम चल जाएगा 3 पार्ट में, जिसमें आप वर्साई की संधि के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो आपका ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो एक छोटी सी कहानी से शुरू हो रहा है। छोटी सी कहानी में है 1945 की बात है। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी हार गया था। और उसके बाद एक हेलमुट नाम का यहाँ बच्चा है, वो अपने घर में है और अपनी मम्मी पापा को कुछ व्हिस्परिंग, फुसफुसाते हुए, बात करते हुए उन्हें सुनाई पड़ता है। पापा कह रहे हैं कि मित्र राष्ट्र की सेना यानी कि अमेरिका इंग्लैंड की कंबाइंड सेना अब जर्मनी में घुस रही है। यहाँ पर में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत लगाई जाएगी और जो भी युद्ध के अपराधी हैं उन सबको दंडित किया जाएगा। और मुझे तो किया ही जाएगा क्योंकि मैं एडोल्फ हिटलर का सबसे मुख्य आदमियों में से एक था। इसलिए अगर वो मुझे पकड़ लिए तो मेरे साथ तुम्हें और बच्चों को भी वो दंडित करेंगे। इसलिए अगर मैं मर जाऊं तो तुम दोनों बच जाओगे। और ये कहते हुए वो बगीचे में आते हैं और फिर अपनी कनपट्टी में अपना रिवॉल्वर लगाकर खुद आत्महत्या कर लेते हैं, खुद को गोली मार लेते हैं। हेलमुट इस एक्सीडेंट, इस घटना से इतना ज़्यादा वो द्रवित और दुखी हो जाता है कि अगले 18 लड़का जो है वो अभी 11 साल का है। और जब लड़का ये लगभग अगले 9 साल तक अपने घर में कुछ खाता भी नहीं है कि मम्मी मुझे भी न कहीं जहर दे दे, लगभग 20 साल के उम्र तक ये बाहर ही खाता रहा है। ये था हिटलर।
अब नाजीवाद क्या है? तो देखो, पहला आप क्वेश्चन आएगा, नाजीवाद से क्या समझते हो? लेकिन कि नाजीवाद का अर्थ होता है कि जर्मनी जो है वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। नाजीवाद का अर्थ होता है कि जो जमीन से जुड़े हुए नागरिक हैं जर्मन, उन्हीं का जोर चलेगा, उन्हीं की बात चलेगी। नाजीवाद की सोच युद्ध में विश्वास करना था। उनका सोचना था कि अगर इस दुनिया का कोई भलाई हो सकता है तो वो सिर्फ युद्ध से ही हो सकता है, युद्ध के अलावा इस दुनिया का भला हो ही नहीं सकता। ये सब नाजीवाद की सोच थी, यही था नाजीवाद। मतलब नाजीवाद क्या था? फिर से एक बार, तो नाजीवाद एक विचारधारा थी जो युद्ध में विश्वास करती थी और राष्ट्रवाद के तहत अपने नागरिकों को ऊंचा उठाती थी, उसे सम्मान देती थी और नागरिकों को वो अपने गुलाम बनाकर रखना चाहती थी। नाजीवाद का उदय कहाँ से हुआ? नाजीवाद का उदय फांसीवाद से हुआ। ठीक है, नाजिज्म अराइज फ्रॉम द फासिज्म एंड फासिज्म स्टार्टेड इन इटली। फासिज्म वाज स्टार्टेड बाय द इटली प्रेसिडेंट मुसोलिनी। फांसीवाद मुसोलिनी के द्वारा शुरू किया गया था और नाजीवाद हिटलर के द्वारा शुरू किया गया था। कहा जाता है कि नाजीवाद के जो प्रतिपादक थे हिटलर का गुरु था मुसोलिनी, इसीलिए वो वहीं से सीखकर वो आए थे। अब हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इस वॉर के अंदर जो हेलमुट की कहानी पढ़े हो, उसका बाप क्यों डरा हुआ था? हुआ क्या था? हुआ ये था कि वॉर के आर में एडोल्फ हिटलर ने बहुत बड़ा जेनोसाइड किया था, यानी कि बड़े पैमाने पर अन्य जाति या अन्य मूल के लोगों को मारा था, हत्या किया था इसने। आप लोग जानते हो, अकेले हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था, 10 लाख पोलैंडी को मारा था, 2 लाख जिप्सीज को मारा था और 70,000 तो अपने ही नागरिकों को इसने मार डाला था जो लूले लंगड़े और अपंग थे। इनका कहना था कि लूले लंगड़े और अपंग लोग जो हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बोझ हैं, इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हिटलर ने इतने बड़े जघन्य अपराध को इसने अंजाम दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ ये भी देखना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर निम्नलिखित कारणों से हुआ। पहला, साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म। साम्राज्यवाद में हर एक देश एक दूसरे देश को हड़पना चाहते थे, तो 4-5 देश ताकतवर थे, वही पूरी दुनिया में सारे देश को कब्जा करना चाहते थे। तो ये 4-5 ताकतवर आपस में लड़ गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। दूसरा, नेशनलिज्म। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों का कारण है नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद जब चरम पर पहुंचता है तब वो युद्ध करा देता है। तीसरा, हथियार का होर शोर, हथियार एक से एक बन रहे थे। और चौथा, उपनिवेशवाद। पांचवा, औद्योगिक क्रांति। ये सब के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इन सारे के बारे में, औद्योगिक क्रांति से क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये सब आप ऑफलाइन में मैं बताऊंगा, लिखवा भी दूंगा, अभी आप समझते जाओ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ समझ गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ उसको भी समझ गए, लेकिन अब एक चीज आपको समझना जरूरी है। ये वाइमर गणराज्य क्या है? व्हाट इज द वाइमर रिपब्लिक? वाइमर गणराज्य से क्या समझते हैं? तो वाइमर गणराज्य हम ऑटोमन क्षेत्र को कहते हैं। किसको बोलते हैं? ऑटोमन एम्पायर को ही हम वाइमर गणराज्य भी कहते हैं। इस ऑटोमन एम्पायर में इटली, फ्रांस, हॉलैंड, पोलैंड, उसके अलावा जर्मनी, ये सब एक ही जगह पर में है और ये सब आपस में बिना किसी बात के झगड़ते रहते थे। झगड़ा का कारण क्या था? सबके अलग अलग लैंग्वेज, नाप तौल की विधि अलग, जीने की कला अलग, और सब
हर एक देश में नेशनलिज्म आया हुआ था। वो अपने को आगे बढ़ाना चाहता था, अपने देश को, वो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता था। और ऐसे में क्या आ गया, युद्ध का मौका आ गया। अब 5 गांव एक ही जगह पे है, हर गांव वाले में नेशनलिज्म आ जाए तो पांचों गांव कहेगा मेरा गांव आगे जाएगा, मेरा गांव तरक्की करेगा, और फिर पांचों गांव आपस में लड़ जाएगा। हो गया ना वॉर। यही तो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो वाइमर गणराज्य के बीच में जो फैली हुई डिफरेंट काइंड की संस्कृति थी, वो संस्कृति, वो सामाजिक स्थिति और वो राजनीतिक स्थिति जिम्मेदार था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चलो कुछ भी हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जर्मनी ने ही भी शुरू किया था। जर्मनी के संसद को जानते हो क्या कहते हैं? राइख स्टाग कहते हैं। जर्मनी के सांसद को राइख स्टाग कहते हैं। अमेरिका के सांसद को व्हाइट हाउस, भारत के सांसद को संसद को संसद, और इंग्लैंड के संसद को पार्लियामेंट, ऐसे करके कहते हैं। और रसिया के संसद को ड्यूमा कहते हैं। अब हम आते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या हुआ? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जर्मनी हार गई। अब क्या होगा? संधि होगा। अब क्या होगा? संधि होगा। संधि में क्या किया गया? संधि में किया गया कि एक पत्र तैयार किया गया, उसमें शर्तें लिखी गई और वो जर्मनी के सामने रखा गया। लेकिन जर्मनी का जो चांसलर था हिंडनबर्ग, शुरू में हिंडनबर्ग ने उसे मानने से इनकार कर दिया। जब हिंडनबर्ग ने उसे मानने से इनकार कर दिया तो मित्र राष्ट्रों ने, यानी कि अमेरिका इंग्लैंड की जो खेमा था, उसने फिर युद्ध की धमकी दे दी। ऐसे में हिंडनबर्ग को विवश होकर वर्साई नामक शहर में उस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ गया उनको। अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, ये बताओ। पेपर में आएगा वर्साई की संधि क्या थी? वर्साई की संधि की कौन कौन से शर्तें थी, लिखें। तो वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई संधि थी, जो वर्साई शहर में हुआ, जिसके तहत मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्र पर में पूरा का पूरा इल्जाम लगाया और उससे हर्जाना मांगा। भरपाई, जो भी नुकसान हुआ उसका भरपाई तुम करो। तो अब वर्साई की संधि की निम्नलिखित शर्तें थी। पहला, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हर्जेगोविना, ये सब, बोस्निया, सब छीन करके फ्रांस को दे दिया। दूसरा, जितने भी सोना और कोयले की और लोहा का खान था वो भी जर्मनी से छीनकर, और अल्सेस और लारेन प्रदेश भी छीनकर फ्रांस को दे दिया गया। तीसरा, जर्मनी के पास सिर्फ 24 शिप्स रहने दिए गए। 3 हो गए। चौथा, जर्मनी की सेना को कट कर दी गई और सिर्फ 1 लाख सेना छोड़ी गई। 4 हो गए। 5वां, जर्मनी पर 6000 अरब पाउंड का हर साल का हर्जाना इंग्लैंड ने लगाया कि वो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण मुझे इतना नुकसान हुआ है, और वो भी उसे भरना पड़ गया। इस तरीके से जर्मनी आर्थिक रूप से क्या बन गया? पंगु बन गया। क्या बन गया? आर्थिक रूप से पंगु बन गया। किसी को न खाने को बचा, न पीने को, कर्जा अलग दो, और कोई भी संपत्ति और धन आने का जो स्रोत था वो तो एक भी रहने ही नहीं दिया गया। सब छीनकर फ्रांस को दे दिया गया, सब छीनकर फ्रांस को दे दिया गया। इनकी सारी चीज़ें कट कर दी गई। जहाज भी तो 24 ही छोड़ा गया। तो इसलिए कुछ इतिहासकार मानते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, वो जो वैल्यू बेस्ड आजकल आ रहा है उसमें क्वेश्चन आएगा कि कुछ इतिहासकार का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज तो वर्साई की संधि में बो दिया गया था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आप लिखना, हाँ हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि युद्ध तो दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ को नुकसान होता है। लेकिन किसी एक तरफ को, उसमें भी किसी एक ही कंट्री को, और वो भी जर्मनी जैसे कंट्री को, जो जर्मनी जैसा कंट्री बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार और दिमाग वाले होते हैं। आपने ये नहीं सोचा
कि इतने टैलेंटेड जर्मनी वासियों को जो हम सजा दे रहे हैं, वो सजा जिस दिन ये उसमें से उभरेगा उस दिन ये फिर से हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। और वही हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। युद्ध के बाद इतनी अपमानजनक संधि तो नहीं करनी चाहिए थी। जनता ने क्या बिगाड़ा? यहां जनता को 3 दिन में 1 दिन काम नहीं मिलता था। पढ़ लो आगे क्या हुआ। इफेक्ट्स ऑफ वॉर, वॉर का इफेक्ट्स क्या हुआ? वॉर का इफेक्ट्स हुआ, दिन ब दिन जर्मनी का मार्क गिरता गया और डॉलर उठता गया। हालात ऐसे आ गए कि जर्मनी को नवंबर क्रिमिनल के नाम से पूरी दुनिया जानने लगे और जर्मनी को जर्मन जर्मन कहना छोड़कर पूरी दुनिया के लोग इसे क्या कहते थे? नवंबर क्रिमिनल, नवंबर क्रिमिनल। ये क्या बात हो गई? युद्ध हुआ था, दोनों तरफ से हुआ था। अब पॉलिटिकल में अगर देखोगे तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था जर्मनी में। 1923 ईस्वी में जर्मनी जो है अपने भूख से लड़ने लगा। उसके पास कुछ भी नहीं था। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग करता तो क्या करता? राष्ट्रपति हिंडनबर्ग सिर्फ नोट ही छाप सकता था और नोट छापने से अर्थव्यवस्था गिरती है। लोग एक बैलगाड़ी पर एक बैलगाड़ी भर करके नोट ले जाते थे और 1 किलो चावल, एक पोटली भर सामान खरीद कर लाते थे। बताओ, ये हालात हो गए थे। आप देख लो कि US डॉलर में आपको 1923 को जर्मनी जो है कहा कि अब मेरे पास पैसा भी नहीं है और हम जो हर्जाना ने 6000 अरब पाउंड का लगाया था इंग्लैंड ने वर्साई के संधि में, उसको उसने मानने से इनकार कर दिया और रिफ्यूज कर दिया। अब मतलब अब मैं आई विल नॉट पे योर डेब्ट नाउ एनी मोर। अब हम एक भी पैसा तुमको आगे से नहीं देंगे। धीरे धीरे डॉलर के मुकाबले मार्क गिरता गया। यही नहीं, अप्रैल में 24,000 डॉलर हो गया, 24,000 मार्क हो गया $1। वही अगस्त में आकर 46,21,000 हो गया अगस्त में आकर के। और वही दिसंबर तक आते आते 9,88,60,000 मार्क हो गया $1। लोगों की हालत उसी टाइम में 1928-30 का टाइम आ गया। ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया। ग्रेट डिप्रेशन आप लोग जानते हो, उसको आर्थिक महामंदी के नाम से जानते हैं। यह आर्थिक महामंदी इतने बड़े पैमाने पर आया था कि रसिया तो सबसे अच्छी स्थिति में था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी निकल गया था वो 17 में ही, लेकिन तब भी वहाँ भी 30 लाख लोग मारे गए थे भूख से। हर जगह पूरी दुनिया भूख से तरप तरप कर मर रही थी। वो था आर्थिक महामंदी। किसी भी देश में कोई काम धंधा नहीं था। हर एक लोग बेरोजगार थे और भूखे मरने के लिए विवश हो गए थे। ऐसे हालात में जर्मनी का जो ये गिरता हुआ मार्क डॉलर के मुकाबले, समझते हो ना क्या हालत की होगी जर्मनी की। अब जर्मनी के लोगों को देख लो। यहाँ पर में क्या लिखा हुआ है देखो जरा। एक फिगर देखो, चित्र देखो। एक रस्सी पर में लोग अपना सिर ऐसे करके और सोए जा रहे हैं। 3 दिन से ऐसे लटके हुए हैं इस आशा में कि चौथे दिन कहीं एक दिन का काम मिल जाएगा तो मैं या मेरा बच्चा या मेरे परिवार के लोग कुछ खा पाएंगे। ये हालात हो गए थे। और इस हालात को के जिम्मेदार मित्र राष्ट्र के लोग थे। वो वर्साई की संधि थी। सुनते जाना, हिटलर ने जो आताताई हिटलर बन गया, हिटलर जो इतना निर्दयी और क्रूएल बन गया, क्या इसके पीछे कोई बात थी? तो सुन लो। जब वर्साई की संधि हो रही थी तो हिटलर इसे सुन रहा था रेडियो पर। और हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा भी था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रंट पर तो ये नहीं था, लेकिन रसद, गोली, पानी और खाना पहुंचाने वाले सैनिक था ये। यानी कि फ्रंट लाइन पर ये लड़ने वाला तो नहीं था, लेकिन ये पीछे से सेना का एक सपोर्टिव इंजन होता है, उसका ये भाग था। जब जर्मनी हारा, बहुत दुखी हुआ हिटलर। लेकिन वर्साई की संधि जब हुआ तो हिटलर ने उसी दिन रेडियो पर सुनकर कसम खाई थी कि मैं इसका बदला लूंगा। और उस बदला लेने के लिए वो आगे आगे क्या किया,
क्या चालें चली, किस तरीके से वो जर्मनी के राष्ट्रपति यानी कि चांसलर कहते हैं, बच्चों याद रखना, जर्मनी में राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, चांसलर कहते हैं। वो चांसलर की गद्दी पर जाकर बैठ गया, चांसलर बना। अरे बाद में हिंडनबर्ग तो उसे न्योता दिया, आ जाओ भाई आ जाओ एडोल्फ हिटलर जी, क्योंकि जनता में इतना ये लोकप्रिय हो गया था पूछो मत। इसने एक किताब लिखा था मैन कैम्फ, मैन कैम्फ हिंदी में मेरा संघर्ष कहते हैं। उसमें जर्मनी के लोगों के उद्धार कैसे होगा, जर्मनी में खुशियां कैसे आएगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, रोटी खाना पानी कैसे मिलेगा, ये सारी बातें वो उसमें बोला था, उसमें लिखा था। वो खेतों पर जाता था, लोगों के बीच में जाता था, लोगों को किताब पढ़ने को देता था, और जो भी बात लिखी थी उन बातों से लोग समझ गए मेरा मसीहा आ गया। हिटलर को जर्मनवासी मसीहा के रूप में देखते थे। ये मसीहा है, मसीहा, जर्मनी का उद्धार करता, रोटी देने वाला, वर्साई के संधि से छुटकारा दिलाने वाला, ये आ गया है। अब ये कौन कौन से तरीके अपना करके और फिर ये वहां तक पहुंचा, चांसलर के कुर्सी तक, क्या क्या हथकंडे अपनाए इसने, हम सब बताएंगे। इसने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, कौन सा चुनाव चिन्ह रखा, क्या रखा, सब बताएंगे हम आपको, लेकिन अब अगले पार्ट में। ओके, तो तब तक के लिए मैं यहाँ टिक लगा देता हूँ। आपको हमने पहला लेसन पढ़ाया है, हिटलर वाले चैप्टर में कौन सा पढ़ाया है, पहला लेसन पढ़ाया है। अब पार्ट 2 पार्ट 3 भी इसका बनेगा।